हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आर के राजपूत से है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ होता है इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का हमेशा जंक्शन इन नेटवर्क पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जंक्शन समझना होगा कि जंक्शन होता क्या है। तो इसको ऐसे समझते हैं। और जंक्शन को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे पहले ब्रांच समझते हैं। देखिए, ब्रांच को अगर आप लोकल लैंग्वेज में डिफाइन कीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं टहनी, यानी पेड़ का डाली या फिर पेड़ का टहनी। जैसे ये हम लोग का एक पेड़ है, तो इस पेड़ में ढेर सारा टहनी होगा, तो इस टहनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हमारे क्या होता है? ब्रांच आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमारा सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है, तो यहाँ से हमारा मेन करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं आई एम्पियर का। अब ये आई एम्पियर का करंट जो है आगे, यानी इस पॉइंट पे आते ही हमारा क्या होगा? दो पार्ट में टूटेगा, आई वन में और आई टू में। ठीक है। तो ये जो हुआ, यानी इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा एक क्या डाली निकल रहा है ना। ये इस पॉइंट को अगर आप रेफरेंस मान लेते हैं तो ये एक डाली हो गया, एक डाली ये हो गया और एक डाली ये हो गया, यानी तीन डाली है। तो जंक्शन वो पॉइंट को हम लोग कहते हैं जहां पे तीन या तीन से अधिक डाली या फिर ब्रांच आकर के मिलता है। तो अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा तो ये मान लेते पहला डाली हुआ, ये दूसरा डाली हुआ और ये हमारा तीसरा डाली हुआ, तो तीनों मिल रहा है ना यहाँ पे आकर के। तो ये क्या होगा? हमारा जंक्शन कहलाएगा। और जंक्शन पे ही, यानी इसी पॉइंट पे ही आकर के हमारा क्या हो रहा है? करंट दो पार्ट में टूट रहा है, क्योंकि इधर से तो हमारा आई ही आ रहा था ना। लेकिन इस पॉइंट पे आते ही क्या हुआ? हमारा करंट डिवाइड हो गया दो पार्ट में, आई वन में और आई टू में। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे? केसीएल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि केसीएल हम लोग वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारा करंट डिवाइड होता है। यहाँ पे केसीएल आए तो क्या होगा? आई बराबर आई वन प्लस आई टू लिखेंगे ना। यही तो हमारा केसीएल है। और केसीएल का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो केसीएल का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये जो अभी यही वाला जो है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग का इस तरीके से था। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैंने डिफाइन किया, ये जंक्शन है, मान लेते हैं ए पॉइंट जो है हमारा जंक्शन है। ठीक है। तो इस पॉइंट को रेफरेंस लेकर के, यानी इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मान करके ये देखते हैं कि इस पॉइंट से कौन सा करंट आउटगोइंग है, यानी कौन सा करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो आई टू और आई वन जो है हमारा बाहर भाग रहा है, यानी बाहर जा रहा है, इस पॉइंट से दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ से जो आई करंट आ रहा है ये हमारा क्या हो रहा है? इस जंक्शन के पास आ रहा है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो हमारा करंट जो होता है इंटर करता है और एक करंट हमारा लीव करता है, वो आपस में बराबर होता है। तो इन करने वाला कौन सा करंट? हमारा आई है। तो ये आपस में बराबर हो किसके? आउटगोइंग करंट के, यानी आई वन प्लस आई टू के। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ये मे भी आपको पता होगा। अब एक चीज़ और समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन में हमारा क्या हुआ? मिनिमम तीन, तीन या तीन से अधिक ब्रांच एक पॉइंट में मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। दूसरा हम लोग का है नोड। देखिए, नोड क्या होता है इसको समझते हैं। नोड को समझने के लिए ऐसे आप सिंपली समझिए। नोड हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं जो दो, यानी एक या एक, सॉरी, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो होगा, दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट को जोड़ता है। सर्किट एलिमेंट कहने का मतलब, जैसे हमारा रजिस्टर हो गया, वोल्ट सोर्स हो गया, यानी वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारा एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट को समझते हैं, ये वाला पॉइंट को समझने में आपको ईजी होगा। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक रजिस्टर को जोड़ रहा है। इस पॉइंट पे ये दोनों जुड़ रहा है ना आपस में, ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर आकर के जुड़ रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे नोड। ठीक है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो भी है एलिमेंट जुड़ता है, एक या, यानी दो या दो से अधिक। ठीक है, हमेशा दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे हमारा दो जुड़ा हुआ है ना, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक हमारा वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज जुड़ा हुआ है, यानी वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे नोड। ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। और अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं तो ये पॉइंट अपने आप में नोड ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? दो रेजिस्टेंस यानी दो से अधिक है, एक दो तीन, तीन जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग कहेंगे नोड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो इस आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास क्या होगा? तो इसके पास हमेशा
जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होगा। जीरो सोर्स रेजिस्टेंस बराबर होगा हमारा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि वोल्टेज सोर्स में हमेशा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस ही क्यों होना चाहिए, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर का वैल्यू हमेशा मिनिमम ही क्यों होना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं ये हम लोग का एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये हमारा वी एस है। अब इस बैटरी से जब भी हम लोग लोड लगाते हैं, आर ओम का मान लेते हैं हम लोग लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें क्या कीजिएगा, केवीएल लगाइएगा, तो केवीएल लगाइए तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा दो जगह। एक तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप वी इक्वल टू आई इंटू आर होगा। और एक तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके क्रॉस यानी जो हमारा लोड है इसके क्रॉस यानी आई इंटू आर। इस बेसिस पे अगर हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा वी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के ऊपर। और ये सीरीज सर्किट है एक तरह से, तो सीरीज सर्किट में करंट तो हमारा सेम है ना, जो करंट यहाँ पे है वही करंट हमारे यहाँ पे भी है। तो वोल्टेज ड्रॉप का जो वैल्यू है यानी इस रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा या अधिक होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा स्मॉल रखते हैं, ताकि हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम हो। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, इसका मतलब सारा जो है वोल्टेज कहाँ तक जाएगा, इस लोड तक जाएगा, यानी हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए आइडियल में, आइडियल यानी एक तरह से जीरो होना चाहिए। आइडियल मतलब हमारा सबसे बेस्ट जिसमें कोई लॉसेस ही ना हो। तो आइडियल में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। इस बेसिस पे जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा V इक्वल टू 10 वोल्ट है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज होगा हमारा ये लोड के पास होगा यानी इसके पास होगा। ठीक है, वही अगर करंट सोर्स की बात करते हैं तो करंट सोर्स में जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, लार्ज यानी आइडियल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यों होना चाहिए, देखिए इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का एक करंट सोर्स है और इस करंट सोर्स का यहाँ पे मान लेते हैं पहले इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू मान लेते हैं 100 ओम है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक लोड लगा रहे हैं, ये हम लोग का आर है। अब देखिए, आपको पता है कि अगर इस आर का वैल्यू 10 ओम है, ठीक है, यहाँ पे 10 ओम मान लेते हैं, अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा तो करंट हमेशा क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस का बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू इसके लोड रेजिस्टेंस से। अगर ये आर एल 10 ओम है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है ना, ये रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से करंट हमारा जंप होकर के सीधी सीधी यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू लो है। ठीक है, और करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। इसीलिए हमारा जो भी करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखते हैं। हाई रखने से क्या होगा कि पूरा पूरा करंट जो है नहीं, जैसे ही हमारे सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ से जो भी करंट होगा, यहाँ पे 5 एम्पेयर का वैल्यू होगा, तो पूरा पूरा 5 एम्पेयर यहाँ से जंप करके इस लोड के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, इसलिए आइडियल करंट सोर्स का जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इन्फिनिटी होता है। और वही वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो ये हमेशा जीरो होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है हमारा किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैटरी ईएमएफ से और हमारा आईआर ड्रॉप से। क्योंकि जैसे अगर ये सर्किट देखते हैं तो इस सर्किट में हमारा दो लूप बन रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ये मान लेते हैं इसमें हमारा I1 फ्लो हो रहा है, इसमें हमारा I2 फ्लो हो रहा है, और इसमें जब आप केवीएल लगाइएगा तो केवीएल लगाने पे क्या होगा, एक तो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं, जैसे V1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे I1 R1 लिखेंगे ना, उसके बाद जो भी होगा हमारा प्लस I1 R3, उसका फिर माइनस I2 R3, है ना। तो क्या हो रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू I1 इंटू R1। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा आई आर ड्रॉप पे भी होता है और वोल्टेज पे भी होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस यानी आरटीएच का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जैसे मान लेते हैं एक हम लोग का सर्किट है, ठीक है, और इसमें हमारा ये लोड रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये जो R4 है यही हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो इसमें जब हम लोग आरटीएच फाइंड आउट करेंगे
तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना, यानी इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे, यानी इसको मैं यहीं पे रब कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब जो भी हमारा आरटीएच फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो वोल्टेज सोर्स है इसको जीरो करना होता है, यानी डेड करना होता है, इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। और यहीं से यानी इसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, यानी जो हमारा ओपन हुआ है इसी पॉइंट से हम लोग देख करके इसी के रेफरेंस से हम लोग यहाँ पे आरटीएच फाइंड आउट करते हैं। तो इस बेसिस पे आप डी डेफिनेशन को पढ़िएगा, तो इसका यही मीनिंग है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स के हिसाब से हम लोग को एक सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर जो है बी देता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप आंसर ए भी देखते हैं तो ये भी आंसर हमारा सही होना चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक हम लोग का वोल्टेज सोर्स है। अब वोल्टेज सोर्स है तो हमारा हमेशा क्या होगा, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं आर जो है हमारा 1 ओम है, ये वैल्यू मान लेते हैं 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस जो हमारा लोड है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है R ओम का। अब यहाँ पे अगर हमारा सोर्स का 10 वोल्ट है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे भी हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है, 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो इस लोड के पास कितना वोल्टेज बचेगा, यानी यहाँ पे वी आर के पास कितना बचेगा, 8 वोल्ट बचेगा। और ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है ना, तो कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा और कुछ हमारा यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे इमेजिन कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को देख करके हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट यानी ये सर्किट के हिसाब से क्या बोल रहा है कि हमारा जो सोर्स वोल्टेज है यानी जो हमारा वी एस है, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा इस वोल्टेज से। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, टर्मिनल वोल्टेज यानी ये वाला वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स ईएमएफ। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है, ठीक है। ये सी ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स तो होता नहीं कभी भी रियल लाइफ का, यानी इसमें हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, यानी जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है दोनों सेम है एक तरह से। टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन द सोर्स ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स ईएमएफ, तो दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन यहाँ पे आंसर देता है बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी वोल्टेज ड्रॉप का अगर पॉलरिटी डिटरमाइन करना होगा यानी पता करना होगा तो हम लोग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है यानी पता होना चाहिए। तो ये होगा हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है यानी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे पॉलरिटी फाइंड आउट करना होगा, यानी प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, ये हम लोग कैसे पता चलेगा। तो हम लोग को करंट का डायरेक्शन से पता चलेगा ना कि करंट का डायरेक्शन जो है हमारा किस साइड में है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा बी। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये हम लोग का थ्योरम का डेफिनेशन दिया हुआ है। और अगर आप इस लाइन को पढ़ते हैं, द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, यानी आर एल बराबर हमारा आर टी एच। तो ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डेफिनेशन है। और इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 2 में जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है ये इसी तरीके से रिलेटेड है, यानी पूरा पूरा थ्योरम का डेफिनेशन दिया हुआ है। इसीलिए मैंने पहले ही मना किया था कि इसमें बहुत ही मतलब कुछ वैसा समझाने लायक नहीं है, बट फिर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया इसलिए मैं बना रहा हूँ, तो सही है एक तरह से। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भी हम लोग सिस्टम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा सिस्टम का एफिशिएंसी क्या होता है। तो ये एफिशिएंसी हम लोग का हमेशा 50% होता है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, और उसमें मैंने प्रूफ भी किया ये 50% कहाँ से आता है। तो अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि कहाँ से आएगा 50%। ये मान लेते हैं एक हम लोग का सिस्टम है जिसमें हमारा वी वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसका वैल्यू स्मॉल आर है। और इससे हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, ये मान लेते हैं हम लोग का आर एल है। और ये सीरीज सर्किट है तो इसमें हमारा मान लेते हैं आई एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा दो जगह वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक तो यहाँ पे होगा यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, और एक हमारा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा। इसके क्रॉस मान लेते हैं हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है ये V2 है, यानी इसके पास भी हमारा कुछ पावर होगा P1 और इसके पास भी हमारा कुछ पावर होगा P2, क्योंकि मैंने बताया था कि चाहे सीरीज हो या फिर पैरेलल हो हमारा पावर क्या होता है, डिवाइड होता है।
तो इसके क्रॉस P2, इसके क्रॉस P1। तो यहाँ पे इफिशियंसी पूछा है, तो इफिशियंसी इक्वल क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट हमारा क्या होगा, इस लोड रेजिस्टेंस के पास जो भी पावर मिल रहा होगा वही हमारा आउटपुट होगा। तो इसके क्रॉस पावर क्या होगा, P2 बराबर क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर लिखेंगे, है ना। आर स्क्वायर आर, आर की जगह आर एल कर देते हैं सीधे सीधे, तो आई स्क्वायर आर एल हो जाएगा। और इनपुट क्या होगा, इनपुट यानी ये टोटल पावर। टोटल पावर कहने का मतलब P1 प्लस P2, है ना। टोटल पावर क्या लिखेंगे, P1 प्लस P2। अब P1 के जगह क्या लिखेंगे, इसके क्रॉस जो भी P1 है, P1 के जगह क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर स्मॉल आर लिखेंगे, है ना। तो ऐसे करते हैं, आई स्क्वायर स्मॉल आर प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर एल। अब देखिए आई स्क्वायर कॉमन है, तो आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, आर प्लस आर एल हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमारा क्या होता है, आर एल बराबर आर टी एच होता है, यानी टोटल जो हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है, यानी आर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस बेसिस पे यहाँ पे पहले लिखते हैं ये वाला पावर, इनपुट पावर हमारा क्या है, ये मेन पावर है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले, आई स्क्वायर आर प्लस आर एल। और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब आई स्क्वायर बाय आर एल डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू ये दोनों हो जाएगा आर प्लस आर लिखेंगे, या फिर आर एल प्लस आर एल लिखेंगे। तो ये क्या होगा हमारा, आई स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर एल बटा क्या होगा, ये 2R होगा। ठीक है, इसको आर एल ही कर देते हैं क्योंकि ऊपर में आर एल है, तो इसको आर एल ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना, तो कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आर एल रहेगा, तो आर एल से आर एल कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2 यानी 0.5, 0.5 को इसको हम लोग 100 से गुना करें तो कितना आएगा, 50% आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को पूरा डिटेल में वहाँ पे समझाया गया उस वीडियो में, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अ टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट इज नोन एज, तो ये हम लोग का हो जाएगा नोड। और कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि जो हमारा जंक्शन होता है उसी को हम लोग नोड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी जंक्शन अपने आप में एक नोड होता है। तो इस बेसिस पे हमारा ये क्या होगा, नोड होगा, क्योंकि जंक्शन का डेफिनेशन मैंने बताया था, 3 या 3 से अधिक ब्रांच जहाँ पे भी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है हमारा, कहीं पे भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या चीज़ जरूरत होता है, तो वहाँ पे हम लोग का हमेशा सोर्स होता है। और सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया ढेर सारा न्यूमेरिकल के ऊपर, तो उसमें आप देखिएगा तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा दो से अधिक सिस्टम में या तो वोल्टेज सोर्स होना चाहिए या तो करंट सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हम लोग का एक सर्किट है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, दो वोल्टेज सोर्स है, एक V1 हो गया, एक V2 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद लेते हैं, यानी ये सुपरपोजिशन थ्योरम से ही हमारा सॉल्व होगा। तो ये हम लोग का हमेशा सोर्स है। सोर्सेज कहने का मतलब यही, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे भी हमारा डेफिनेशन दिया हुआ है, बोल रहा है अ क्लोज्ड पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क इज नोन एज, तो ये हम लोग का लूप होता है। लूप किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा एक बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, टहनी है ना, ये तो टहनी है, यानी एक तरह से ब्रांच है। ये भी हमारा टहनी है, ये भी हमारा टहनी है, ये भी हमारा टहनी है। यानी कुछ, यानी सेवरल मतलब एक से अधिक या फिर दो से अधिक। ठीक है, सेवरल ब्रांच से मिलकर के जो भी हमारा क्लोज्ड पाथ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लूप कहते हैं। यानी यही हमारा लूप हुआ, ये लूप 1 हुआ और ये लूप हमारा 2 हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा लीनियर रजिस्टर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0, यानी 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका आंसर होगा सी। करंट कंट्रोल भी करेगा और वोल्टेज कंट्रोल भी करेगा। कैसे करेगा इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारा सीरीज सर्किट है, ठीक है, इसमें हमारा दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 और R2, और यहाँ से हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये हमारा V2 होगा। और V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सीरीज सर्किट में हमारा करंट का वैल्यू क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। यहाँ पे भी हमारा आई इंटू आर होगा, है ना, यानी R2 मान लेते हैं, यहाँ पे R1 मान लेते हैं। करंट का वैल्यू दोनों जगह सेम है, यानी वोल्टेज जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के ऊपर। यानी
रजिस्टर जो है यानी रजिस्टर्स को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे कंट्रोल होगा, V1 का वैल्यू वेरी करेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी R2 का वैल्यू घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो हमारा V2 कंट्रोल होगा, है ना। यानी रजिस्टर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो पैरेलल सर्किट मान लेते हैं हमारा दो रेजिस्टेंस है इस तरीके से लगा हुआ, तो पैरेलल सर्किट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे तो वोल्टेज सेम होगा, है ना। यानी जो वोल्टेज यहाँ पे अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे V होगा, यहाँ पे V होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। मान लेते हैं I1 है और यहाँ पे हमारा I2 है, और करंट का वैल्यू क्या होगा, I इक्वल टू V बाई आर होता है। वोल्टेज हमारा कांस्टेंट तो यहाँ पे करंट का क्या होगा हमारा इन्वर्सली आर के ऊपर, यानी रेजिस्टेंस को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो हमारा करंट का वैल्यू चेंज होता है। तो इस बेसिस पे हमारा क्या होगा, ये दोनों को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को भी और करंट को भी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर है, तो ये हम लोग का होगा इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस का अगर आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़िएगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पहले समझते हैं लीनियर का कैसा होता है। तो लीनियर ओम्स लॉ जो है हमारा एक तरह से लीनियर है। तो ओम्स लॉ का क्या होता है, वी और आई के बीच में हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है आर का। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, लीनियर है, क्योंकि हमारा वोल्टेज और करंट को बढ़ाएंगे उसी तरीके से हमारा रेजिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है। लेकिन लीनियर का अगर आप पढ़ते हैं तो लीनियर हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इंडक्टेंस में क्या होता है हमारा डी आई बाई डी टी होता है, और इंडक्टेंस को समझना तो डीसी में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हम लोग का इंडक्टेंस है, ठीक है, और इंडक्टेंस में अगर यहाँ से ये बैटरी लगा हुआ, मान लेते हैं बैटरी लगा हुआ है, अब यहाँ से जो भी करंट फ्लो हो रहा है अचानक से आई, तो ये आई को आगे जाने नहीं देता है। यानी इंडक्टेंस जो है हमारा स्टार्टिंग में ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा करंट यहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। उस बेसिस पे हमारे इंडक्टेंस जो है नॉन लीनियर, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मे भी आपको पता होगा ये सब। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पैसिव एलिमेंट है, तो पैसिव एलिमेंट हम लोग उसको कहते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, यानी एनर्जी को एक तरह से अपने अंदर ग्रहण करता है, यानी लेता है। अब यहाँ पे हमारे क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस में हमारा एनर्जी जो होता है अंदर जाता है। इंडक्टर हो गया और हमारा रेजिस्टर हो गया। अब देखिए जो पावर डिसिपेट होता है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर होता है, लेकिन कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरिंग एलिमेंट है, यानी एनर्जी को एक टाइम के लिए स्टोर करेगा और फिर से ये सर्किट को वापस कर देता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा पैसिव एलिमेंट हमारा हो गया कैपेसिटेंस। और एक होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट, तो एक्टिव एलिमेंट हम लोग उसको कहते हैं जो पावर को डिलीवर करता है। पावर को डिलीवर करने का मतलब जैसे हमारा करंट हो गया या फिर वोल्टेज हो गया, ये क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर करता है। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें नाम में ही सब चीज़ छुपा है। एक्टिव मतलब एक तरह से बंदा एक्टिव है, पैसिव मतलब देखिए पैसा भी हमारा जो होता है यानी जो मनी है वो भी हमारा दो तरह का होता है। एक्टिव एक्टिव मनी या फिर एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जब हमारा व्यक्ति या फिर कोई भी लोग काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब कर रहे हैं यानी आपका पैर हाथ चल रहा है तभी आपके पास पैसा आएगा। तो अगर आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपको जो भी पैसा मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मनी। ठीक है, या फिर एक्टिव इनकम। ठीक उसी तरीके से हमारा पैसिव है, तो पैसिव इनकम जैसे अगर आपका रेंट यानी घर जो है रेंट पे दिया हुआ है, यानी बिना काम किए हुए आपके पास पैसा आ रहा है, तो उस मनी को हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। और लाइफ में हमेशा इंसान को पैसिव इनकम के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। एक्टिव इनकम आज है कल नहीं है। ठीक है, यानी आपके पास आपका शरीर है तभी आपके पास पैसा है, नहीं तो फिर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बाइलेटरल है। तो एलिमेंट जो होते हैं ये दो तरह का होता है, एक तो हमारा बाइलेटरल होता है और दूसरा हमारा होता है यूनिलेटरल। तो सबसे पहले बाइलेटरल समझते हैं। देखिए बाइलेटरल का मतलब, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, तो करंट जो है यानी जो हमारा आई है ये दोनों डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है किसी भी एलिमेंट में, उसको हम लोग कहेंगे बाइलेटरल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारा रजिस्टर है, ठीक है, तो इस रजिस्टर में इधर से भी करंट फ्लो हो सकता है और इधर से भी करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें हमारा कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी तरीके से हमारा कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में भी हमारा किसी तरीके से भी करंट फ्लो हो सकता है, इधर से भी या फिर इधर से भी। उसी तरीके से इंडक्टर है, इंडक्टर भी हमारा क्या है, एक तरह से बायलेटरल एलिमेंट है, इधर से भी करंट फ्लो होगा इसके अंदर और इधर से भी फ्लो होगा। और जो हमारा यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल का बेस्ट एग्जांपल है डायोड। डायोड जैसे हमारा क्या होता है, एक तरह से इसी यानी इधर ही से हमारा करंट फ्लो होगा, यानी इसी डायरेक्शन से कंडक्ट करेगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डायोड में जो करंट है इधर से फ्लो करेगा या फिर इधर से फ्लो होता है। तो
अगर आप इधर से फ्लो करवाते हैं करंट को, तो यहाँ पे देखिए लाइन दिख रहा है, यानी एक तरह से दीवार है, ठीक है, दीवार है, यानी करंट जो है इस दीवार को पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए डायोड में जो हमारा करंट फ्लो होता है हमेशा इधर से होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में ये कंडक्ट करता है, यानी ये हमारा प्लस होगा और इधर वाला हमारा नेगेटिव होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एनोड और इधर बोलते हैं हम लोग कैथोड। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किरचॉफ लॉ जो होता है हम लोग कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं सर्किट में। तो ये हमेशा हम लोग का होगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है क्या, इसको समझते हैं। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन में आता है। ट्रांसमिशन लाइन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ट्रांसमिशन लाइन में हमारा ढेर सारा वायर जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 वायर जा रहा है मान लेते हैं, हमारा आर है, वाई है और बी है। तो ये एक तरह से वायर है। यहाँ पे एक वायर को समझते हैं, यानी आर फेस को समझते हैं, सिंगल वायर को। ये एक वायर है, तो वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ये एक जगह कहीं नहीं होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये इस तरीके से है, यानी जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है इतना ही दूर में है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस का 10 ओम वैल्यू है तो ये पूरा पूरा रेजिस्टेंस जो है इतना ही दूर में है, ठीक है। लेकिन अगर आप वायर को स्टडी करते हैं तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये हमारा पर मीटर में बटा एक तरह से डिवाइडेड होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा 1 मीटर का वायर है तो इसका अपना एक कुछ रेजिस्टेंस होगा, जैसे मान लेते हैं 2 ओम या फिर 3 ओम, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा 100 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है, यानी ये जो वायर है ये 100 किलोमीटर तक गया हुआ है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा हुआ है। तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, अरे 1 मीटर में यानी 2 ओम पर मीटर है, तो 100 किलोमीटर में कितना होगा। देखिए ऐसे समझिए, 1 मीटर में हमारा कितना है, इसको पहले हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, नहीं एक 100 गुने 1000 से कर ले, इतना मीटर हो गया। इसको ऐसे समझते हैं 1 मीटर में हमारा 2 ओम। तो यहाँ पे हम लोग कितना होगा, इसको गुना करना होगा, यानी इतना सारा हो जाएगा ना, यानी 1 गुने 1000 गुने 2 जो भी आएगा यही हमारा ओम हो जाएगा, ठीक है। नहीं इतना सारा रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस। और वही कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि जैसे ये हमारा फेज है ना, नीचे में तो हमारा ग्राउंड है, ये मान लेते हैं ये जो ग्राउंड लाइन है ये हमारा ग्राउंड है, नहीं अर्थ है। और ये हमारा एक तरह से पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव प्लेट का काम करता है, उसके बीच में एयर है। तो एयर एक तरह से डायरेक्ट्रिक का काम करता है, तो इसके चलते हमारा क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस बन रहा है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो कैपेसिटेंस भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक उसी तरीके से इंडक्टेंस की बात करते हैं, तो इंडक्टेंस जैसे ये हमारा वायर है, तो इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो एक तरह से हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इसके बगल बगल में, है ना, साइड साइड में। तो इस तरीके से हमारा ये लंबा वायर है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो इस बेसिस पे हमारा इंडक्टेंस भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक है हमारा लंप्ड। लंप्ड क्या होता है इसको समझते हैं। सिंपली इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं एक आपके पास किट है, किट टीवी का हो या फिर रेडियो की, कोई भी आपके पास किट है। तो इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस है, जैसे मान लेते हैं रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, रेजिस्टर छोटा सा लगा हुआ है इसके अंदर। तो इस रजिस्टर को आप अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं लम्प्ड। ठीक है, लम्प्ड कहने का मतलब जो हमारा नॉर्मल हो गया, इसके अंदर कैपेसिटेंस लगा होगा या फिर इंडक्टर लगा हुआ है, ऐसा कॉइल वाला इंडक्टर। इसको अगर आप निकाल के अपने हाथ से निकाल सकते हैं ना एक तरह से, यानी हर एक चीज़ को निकाल करके आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, ठीक है, या फिर चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लम्प्ड पैरामीटर। पैसिव एलिमेंट आपको पता ही है, वो एलिमेंट जिसको हम लोग जो एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करता है। नॉन लीनियर आपको पता है, नॉन लीनियर वो जो हमारा जितना देंगे, जैसे मान लेते अगर हम 4 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट में हमारा इस बेसिस पे चेंज नहीं होता है, दूसरे तरीके से वेरी करता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स था, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। और भी जो है चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है कुछ खास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।